नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो इम्पॉर्टेंट और जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का पद, भारतीय राष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो कितना महत्वपूर्ण है, इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं और इससे संबंधित जो प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पे चर्चा करने से पहले हम संघ का एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जो हमारे जो यूनियन है उनका जो स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जो संघ होते हैं वो उनका जो है 3 भाग हैं। ठीक है, 3 अंग हैं। ठीक है, 3 जो ऑर्गन्स हैं, द 3 ऑर्गन्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो है पहला होता है विधायिका या संसद, जिसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है या लेजिस्लेचर कहते हैं। दूसरा जो ऑर्गन है वो है कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा जो है न्यायपालिका, जिसको जुडिशरी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं संघ के या केंद्र सरकार के कह लीजिए। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए विधायिका की यानी कि पार्लियामेंट या संसद के, तो संसद के 3 फिर से अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग में कौन कौन से शामिल होते हैं? राज्यसभा होते हैं, दूसरा लोकसभा है, और एक तीसरा जो अभिन्न अंग होते हैं वो है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो राष्ट्रपति हालांकि संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के एक अभिन्न अंग माने गए हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इस लिहाज से राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के संसद पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात की जाए प्रेसिडेंट का पद। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का पद जो है भारत में बहुत ही गरिमामय पद माना गया है। भारत में जो एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, इसके प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। और बात की जाए प्रोटोकॉल के लिहाज से, ठीक है, तो प्रोटोकॉल के लिहाज से राष्ट्रपति को सबसे प्रथम दर्जा प्राप्त है। वो भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, औपचारिक प्रमुख, जिसको इंग्लिश में सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, या फॉर्मल या ऑफिशियल हेड कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति जो होता है वो औपचारिक प्रमुख होते हैं भारत के। ठीक है, औपचारिक का तात्पर्य ये है कि वो वास्तविक प्रमुख नहीं होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रमुख आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक प्रमुख या कभी कहीं इनको कहा जाता है नाम मात्र कार्यपालिका। ठीक है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रपति जो है संघीय प्रमुख है, हेड ऑफ द यूनियन है, सर्वोच्च कार्यपालिका है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो आर्टिकल 53 कहता भी है कि जो संघ की कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है वो राष्ट्रपति पर ही केंद्रित होगी। ठीक है, तो ये भारत का राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, संघीय प्रमुख या सर्वोच्च कार्यपालिका होता है। ठीक है, चलिए इससे पहले एक थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप दो तस्वीर देख रहे होंगे। पहला जो चित्र है वो है वर्तमान प्रेसिडेंट जो है श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि ऑर्डर के दृष्टिकोण से नंबर 14 का प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी। नीचे जो तस्वीर है वो है राष्ट्रपति भवन का। ठीक है, राष्ट्रपति भवन, इनके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग ले लीजिए, कभी कभी प्रश्न बन जाता है। राष्ट्रपति भवन बहुत ही भव्य और शानदार बिल्डिंग है। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन जो बनाया गया है, ठीक है, इसके जो डिजाइनर है या वास्तुकार हैं वो एडविन लुटियंस को माना गया है। ठीक है, तो एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया है यह राष्ट्रपति भवन। और इसकी स्थिति की बात करें तो ये दिल्ली में जो है राजपथ जो कहलाता है, रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। तो राजपथ या रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन स्थित है और लगभग 320 एकड़ के आसपास में इनका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, जिसमें माना जाता है कि राष्ट्रपति भवन इतना शानदार है, इतना भव्य है कि इसमें 340 कमरा भी है। ठीक है, 340 कमरा। कभी कभी व्यापम में प्रश्न पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर कमरों की संख्या कितनी है, तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, इसलिए आपको जानना जरूरी है ये सारी बातों के बारे में। तो 320 एकड़ में निर्मित इसमें 340 कमरा है। ठीक है, और इसके जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार जो गार्डन देख रहे हैं, उस गार्डन को आप लोग अधिकांश लोग जानते होंगे, इसको नाम से जाना जाता है मुगल गार्डन। ठीक है, मुगल गार्डन बहुत ही भव्य है। यहाँ पे विश्व के सभी जो प्रजाति हैं,
ठीक है, वहाँ के प्रजातियों के पुष्प वर्गीय प्रजातियों के सभी यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से आर्किड हैं और जो भारत के अधिकांश जगहों में मिलने वाले भी पुष्प यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। प्रति वर्ष जो है पर्यटकों के लिए कुछ समय के लिए इनको खोला जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो इस भव्य गार्डन का लुत्फ उठा सकें, ठीक है। तो ये हुई राष्ट्रपति भवन के बारे में बातें, ठीक है। अब चलिए पुनः आते हैं कि जो प्रमुख जो अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या है, ठीक है। तो पहला जो सरसरी तौर पे इसको चर्चा करेंगे क्योंकि इसको विस्तृत रूप से और जानेंगे बाद में, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में वर्णित किया गया है। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो स्टार्ट होता है राष्ट्रपति का आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 52 से, ठीक है, और लगभग आर्टिकल 78 तक माना गया है। हालांकि उसके बाद भी आपको कई आर्टिकल्स रिलेवेंट मिलेंगे राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें आपका आर्टिकल 111 हो गया जो कि आपके प्रेसिडेंट के वीटो पावर्स हैं। इसके अलावा आर्टिकल 123 हो गया जो कि प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस पावर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इमरजेंसी पावर्स जानेंगे। तो मोटा मोटी तौर पे काफ़ी बड़ा ये पार्ट है, ठीक है। तो चर्चा करते हैं प्रमुख अनुच्छेदों पे, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद 52 मैंने पहले बताया कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में है। दूसरा जो है दूसरा जो प्रमुख अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 53, ठीक है, आर्टिकल 53। इसमें ये कहा गया है कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, समस्त शक्ति निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रोविजन किया गया है, यानी कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले जो कार्यपालिका है वो सारे जो शक्तियों का प्रयोग करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया है। आर्टिकल 54 नेक्स्ट है, आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगामी उसमें करेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में ये समाप्त होने के बाद इसको करेंगे, ठीक है। देन आर्टिकल 55 है निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। देन आर्टिकल 56 संबंधित है कार्यकाल से, या इसको पदावधि या द टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस भी कह सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कार्यकाल जो होता है प्रेसिडेंट का वो शपथ ग्रहण से या अपने पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है। हालांकि मैं इस पर और चर्चा करूंगा कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इस पर पूरी चर्चा होगी, ठीक है। आर्टिकल जो 57 रिलेटेड है वो है पुनर्नियुक्ति से, ठीक है। तो पुनर्नियुक्ति इस पर चर्चा होगी। आर्टिकल 58 है योग्यता संबंधी। आर्टिकल 59 शर्तें हैं, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। आर्टिकल 60 जो है शपथ से संबंधित है, और आर्टिकल 61 महाभियोग यानी जो प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का उससे संबंधित है। आर्टिकल 71 जो संबंधित है वो जब कोई भी प्रकार के जो विवाद आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, या कह लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो अधिकार दिया गया है वो निर्वाचन विवाद में निश्चय करने का अधिकार दिया गया है, समाधान करने का या फैसला सुनाने का अधिकार दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर जो अनुच्छेद जो 72 है वो क्षमादान शक्तियाँ हैं, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कहलाता है ये। तो क्षमादान शक्तियाँ विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है। देन जो है आर्टिकल 74 है राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होते हैं, और उस मंत्री परिषद में क्या क्या संशोधन हुए मंत्री परिषद के मामलों में उस पर पूरी चर्चा होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो एक महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल 77, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होगा, यानी कि राष्ट्र में जो संधि है, अन्य देशों के साथ संधि है, समझौता है, किसी भी प्रकार के जो चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति के बिहाफ होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और जो एक और जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल रिलेटेड है वो 85 है, 85(2)(b) के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशंस हैं, आगे जब क्लास और विस्तृत होगी तो इसमें भी फोकस करेंगे कि किन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में जानेंगे। तो क्रम से चलते हैं, ठीक है। कभी कभी जो है इस पर प्रश्न बनता है, इसलिए इसको बताया जाना आवश्यक था, ठीक है।
प्रेसिडेंट संबंधी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उस पर प्रश्न हमेशा बनता रहा है, इसलिए बताया जाना आवश्यक था। चलिए अब क्रमिक रूप से चर्चा करते हैं। पहला जो है आर्टिकल 52 जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति होगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसमें, ठीक है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रेसिडेंट में निहित होगी, ये बातें मैंने कह दिया हैं। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल 54 है। 54 में प्रेसिडेंट का जो है निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कह सकते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से शामिल होते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो शामिल होते हैं उसमें जो प्रमुख रूप से होते हैं वो संसद के ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा कि हमने जो है इलेक्टेड मेंबर की बात की है ना, निर्वाचित सदस्य की बात की है। नॉमिनेटेड मेंबर या मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। इसका कारण भी है, ठीक है। आगामी क्लास में अगर कभी चर्चा होगी तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है। दूसरी बात यह है कि अच्छा चलिए बता ही देता हूँ कि नॉमिनेटेड मेंबर को इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट के माध्यम से इलेक्ट होता है ना। तो ये कहा गया है कि जब प्रेसिडेंट के माध्यम से नॉमिनेट होते हैं वो कैंडिडेट नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो उसको आगामी प्रेसिडेंट की नियुक्ति में वो शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक कारण संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष था, तो जिस कारण से मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। दूसरा जो निर्वाचन मंडल में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो भाग लेते हैं, वो है राज्यों के समस्त राज्यों की जो विधानसभा है उनके जो है निर्वाचित सदस्य। अगेन यहाँ पे नॉमिनेटेड सदस्यों की बात नहीं की गई है, जो कि राज्यपाल द्वारा जो है नॉमिनेट होता है राज्यों के संदर्भ में, ठीक है। तो इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 70वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 70वां जो संविधान संशोधन है 1992 से, उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं, ठीक है, उसको उस विधानसभा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जो है अपनी स्वयं की जो विधानसभा है उनको शामिल किया गया है 70वां संविधान संशोधन 1992 से। तो दो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जो एक और बात जो बताना चाहूँगा कि जो भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, संविधान में जो राष्ट्रपति का जो पद जो प्रेरित हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, प्रश्न बनता है, ठीक है। इसका आंसर है अमेरिका, ठीक है। हालांकि भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद है उसको उस समय जो तुलना की गई थी वो ब्रिटेन के राजा के समान की गई थी। ब्रिटेन में जो क्राउन होता है या ताज होता है जिसको राजा कहते हैं, तो उनके समान तुलना की गई थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो भारत में जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आपको पता है कि ब्रिटेन में प्रेसिडेंट का पद होता भी नहीं है, ठीक है। अमेरिका में इलेक्टेड प्रेसिडेंट का पद होता है, ठीक है। तो उसी से प्रेरित है भारतीय राष्ट्रपति का पद। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है और उसको भारत के जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो काफ़ी डिफरेंट है ना, ठीक है। निर्वाचन के मामले में भी अलग है, ठीक है। भारत में जहाँ चलिए मैं आगामी जो निर्वाचन पद्धति में इस पर चर्चा करूंगा और विस्तृत रूप से। तो आप लोग जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दूसरा ये है कि राज्यों के समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, जिसमें जो है 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये इसलिए किया गया, राज्यों के विधानसभाओं को शामिल करने के पीछे एक मकसद था, ठीक है। मकसद ये था कि चूंकि जो है राष्ट्रपति जो है संघ का प्रमुख माना गया है। संघ में केवल केंद्र सरकार नहीं आते, राज्य सरकार भी आते हैं, ठीक है। तो एक तरह से संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, ठीक है। साथ ही राज्यों और संघ के मध्य भी समानता हो, इस आशय से जो है जो विधानसभाओं को, राज्यों की विधानसभाओं को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो एक दृष्टि से समानता के लिहाज से भी किया गया है। और फार्मूला जो बनाया गया है, ठीक है, फार्मूला एक जो मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया है जिसके आधार पर ये तय होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। तो जो है राज्यों की विधानसभा और संसद के प्रत्येक सदनों की मतों की संख्या को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सभी समान हो, किसी में कोई विभेद नजर ना आए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक पे चलते हैं वो है आर्टिकल 55 निर्वाचन पद्धति, ठीक है। मतलब कि जो जिस मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कहलाता है, ठीक है, निर्वाचन पद्धति है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से चयन किया जाता है, इस पे चुनाव होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष विधि से चयनित होकर आते हैं और इस विधि को कहते हैं, इस इनडायरेक्ट सिस्टम को कहते हैं PRSTV, ठीक है। इंग्लिश में इन शॉर्ट इसको PRSTV कहते हैं, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल
वोटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम है, जिसको हिंदी में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जितना लंबा नाम बताया हमने इस विधि का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या इंग्लिश में इन शॉर्ट में PRSTV के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका एक गणितीय फार्मूला है, ठीक है, जिसको मैंने पिछले बार भी आपको बताया कि गणितीय फार्मूला होता है। चलिए, फार्मूला इतना महत्वपूर्ण आपके दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से आप जानिए कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि से तात्पर्य क्या है, यानी कि देश की जनता मतलब डायरेक्टली जो है इसको इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष विधि से चयनित होकर आते हैं। जैसे कि आप प्रत्यक्ष विधि से किसका निर्वाचन करते हैं, किसका चुनाव में भाग लेते हैं। एक है कि विधायकों के चुनाव में भाग लेते हैं, दूसरा है सांसदों के चुनाव में भाग लेते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रणाली है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंट जो कि आपके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चयनित नहीं होती हैं, अप्रत्यक्ष विधि से चयनित होकर आते हैं, ठीक है। अमेरिका में भी इस तरह के जो चुनाव में जो है एक प्रोसेस है, जिसको अमेरिका के जो, चूँकि अमेरिका से रिलेट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो है भारत में राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और उसका प्रोसेस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में काफ़ी दो स्टेप में होता है वास्तव में चुनाव। वहाँ पे एक प्राइमरी स्टेप कहलाता है, ठीक है। पहला फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। प्राइमरी स्टेप में जो है 2 प्रोसेस होते हैं, कई जगहों पे प्राइमरी चुनाव होते हैं। दूसरा जो होता है काकस होता है, ठीक है। अब फिर काकस से चयनित होकर जो डेलीगेट्स जाते हैं, ठीक है, वो जो है बाद में जो है दो वहाँ पे प्रमुख रूप से पार्टियां हैं, आपको पता होगा शायद तक कि कौन कौन से पार्टी हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरा जो है रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से 2 पार्टी हैं, तो उसके लिए उम्मीदवारों का चयन होता है और बाद में फिर उस पर चयन होता है। तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है अमेरिका के चुनाव में भी, ठीक है। तो चलिए, तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति पे बात हो गई, द मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात हो गई, आर्टिकल 55 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कार्यकाल, ठीक है। आर्टिकल 56 जो है इसके पदावधि या टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कहलाता है कार्यकाल। तो पद धारण करने या शपथ लेने, शपथ जब लेते हैं तो माना जाता है कि उन्होंने पद धारण कर लिया है। तो शपथ धारण करने या शपथ लेने या पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक जो भारतीय राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एक और बात है कि अगर तुलना करें अमेरिकन प्रेसिडेंट से, तो वहाँ पे टर्म्स जो होता है प्रेसिडेंट का वो 4 वर्ष का होता है। यहाँ पे भारत में 5 वर्ष का रखा गया है ना, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर 5 वर्ष से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एक स्पष्टीकरण मैं देना चाहूँगा कि अगर 5 वर्ष किसी कारणवश निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति का किसी कारणवश जो अगर चुनाव नहीं कर पाते हैं तो वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं देंगे, ठीक है। त्यागपत्र इसलिए नहीं देंगे क्योंकि राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमामय पद है और ये प्रमुख जो है संघीय प्रमुख है ना, तो संघीय प्रमुख का पद कैसे खाली हो सकते हैं। तो अगर निर्वाचन आयोग अगर ये कहता है कि किसी कारणवश अगर चुनाव तत्कालीन परिस्थिति में करा पाना संभव नहीं है, तब तक जो है राष्ट्रपति अपने पद से, वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद में बने रहेंगे जब तक आगामी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है, ठीक है, दूसरी बात है कि उन्होंने किसी कारणवश उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया ना, तो त्यागपत्र देगा तो उसका पद का क्या स्थिति रहेगी। तो इसको जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र दे दिया तो ये कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग ये तय करता है कि 6 माह के भीतर जो है वहाँ पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो कौन इसके पद पे कार्यरत रहेंगे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकते हैं उपराष्ट्रपति, निभा सकते हैं नहीं, निभाते ही हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। इन केस अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश से पद पे नहीं है, ठीक है, या वो सक्षम नहीं है कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने में, उनकी अनुपस्थिति में कौन प्रेसिडेंट बनेगा या एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति अगर सक्षम नहीं है या किसी कारणवश अनुपस्थित है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इन दैट केस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अगर वो भी अनुपस्थित हैं, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको समझना है, ठीक है। तो ये इन विधियों से ये सारी बातें मैं कार्यकाल के संबंध में बता रहा हूँ। एक और है कि क्या राष्ट्रपति को उनके पद से विमुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल किया जाता है, राष्ट्रपति को उनके पद से विमुक्त किया जाता है। हालांकि भारत में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उस प्रोसेस को कहते हैं महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट कहलाता है, ठीक है। तो कार्यकाल के पूर्व भी राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर उनके पद से मुक्त किया जा सकता है।
अब ये महाभियोग, केस ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल 61 है इसी से संबंधित है, ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। चलिए इससे पहले और देख लेते हैं पुनः नियुक्ति। आर्टिकल 57 में पुनः नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में प्रोविजन है, रीअपॉइंटमेंट के संबंध में प्रोविजन है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में ऐसे कोई प्रतिबंध स्थापित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति पुनः नियुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भारत में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति जो है पुनः नियुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको पता है कि जो भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार नियुक्त हुए ना, तो जाहिर है कि संविधान में पुनः नियुक्ति की सीमा पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि यहाँ तक कि ये भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि कितने बार वो बन सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के कंटेक्स्ट में बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट 4 ईयर्स का होते हैं, ठीक है, उसका टेन्योर होता है, टर्म्स होता है 4 ईयर्स का होता है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के संबंध में ये बातें हैं कि वो 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि बराक ओबामा जो है वो जो है फिर से री इलेक्ट नहीं हो पाए, हालांकि बहुत ही योग्य थे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोविजन वहाँ पे है, लेकिन भारत में के संविधान में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण ये भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक एकमात्र जो है राष्ट्रपति हुए जो कि 2 बार नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण जो वो है आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 58, ठीक है। आर्टिकल 57 इससे पहले यहाँ पे 50 डबल लिखा गया है। आर्टिकल 58 पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हता यानी कि योग्यता संबंधित है, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन निर्धारित किए गए हैं। तो पहली ये बात है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, जाहिर सी बात है भारतीय नागरिक हो, ठीक है। दूसरा है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है और राज्यपाल का पद है, इनके लिए जो न्यूनतम आयु का प्रावधान है वो 35 वर्ष लिया गया है, ठीक है। तीसरा जो योग्यता संबंधी प्रावधान है वो है लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है, ये इसके बारे में जब लोकसभा पढ़ेंगे, सदस्य पे चर्चा होगी, सांसदों पे चर्चा होगी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण जो एक अंतिम जो योग्यता है वो है भारत लाभ के पद पर न हो। अब ये लाभ के पद क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ कारणों से ये विवादित भी रहा है। विवाद इसलिए रहा है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो लाभ का पद जिसको प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लाभ का पद का जो वर्णन मिलता है वो जो है संविधान में अनुच्छेद 102(1) के तहत भी मिलता है, अनुच्छेद 191(1) के तहत भी मिलता है, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है, ठीक है, सांसद हैं, ठीक है, या विधायक हैं, वो जो है दोहरी लाभ नहीं ले सकते हैं, वो केवल एक ही पद पर बरकरार रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक दृष्टि से ये जो है ये एक पद की गरिमा को बनाए रखने के दृष्टिकोण से ये लाभ का पद का प्रावधान रखा गया है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर एक ही पद पर जो है आसीन रहे। लेकिन एक और बात है कि राष्ट्रपति के पद में ये कहा गया है कि लाभ का पद पर ना हो राष्ट्रपति, लेकिन वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, साथ ही साथ जो अगर वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, अगर कोई मंत्री हैं संघ में या फिर राज्य में भी, विधायक है या ठीक है, तो ये सांसद हैं, ठीक है। तो ये जो है विधायक और सांसद नहीं, सॉरी, राज्यपाल हैं, ठीक है, या मंत्री हो, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और कोई मंत्री हो, संघ में कोई मंत्री है, तो वो जो है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाएगा राष्ट्रपति के लिए। यानी कि अगर वो राज्यपाल भी है तो उसको राष्ट्रपति के तौर के राष्ट्रपति पद के लिए वो योग्य है, ठीक है। तो ये लाभ के पद में एक कंडीशन रखा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन से शर्तें हैं। इसमें याद रखिएगा कि योग्यता अलग है और शर्तें अलग हैं ना। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है आर्टिकल 58 हो गए हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 59 है, शर्तें, ठीक है। तो शर्तें क्या क्या हैं, कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात है कि संसद व राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि वो विधायक नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए। अगर है तो अगर वो किसी कारणवश अगर विधायक और सांसद रहते हुए भी अगर राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि जब से उन्होंने पद ग्रहण किया है तब से जो है सांसद या विधायक का पद उनका स्वतः ही समाप्त हो गया है। तो ये है। दूसरा लाभ पद पर ना हो, तो ये योग्यता और कंडीशंस दोनों में ही ये एक समान प्रावधान है, लाभ के पद पर ना हो। मैंने
मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया दिया कि लाभ का पद क्या होता है। ठीक है, तो लाभ का पद में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक समय में दोहरी योग्यता धारण नहीं कर सकते हैं। अगर वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं या राज्यपाल है तो उसको राष्ट्रपति के शर्तों में लाभ के पद पर गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, उसको माना जा सकता है। ठीक है, ये लाभ के पद के बारे में ये कहना चाहूँगा कि लाभ का पद का मामले में 2006 में जया बच्चन जो है राज्यसभा से बर्खास्त होना पड़ा उनको। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की वो चेयरमैन थी, तो इस वजह से उनको बर्खास्त होना पड़ा। सोनिया गांधी को भी लोकसभा सदस्यता त्यागनी पड़ी थी, चूँकि उस समय जब सदस्यता इसलिए त्यागनी पड़ गई थी क्योंकि उस समय वो राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद है उनके भी अध्यक्ष थे, तो उनको लाभ का पद माना गया और उनके चलते जो है काफ़ी बड़े हस्तियों को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि लाभ का पद मात्र एक प्रावधान है, इसका बिल्कुल एक आशय है। ठीक है, इस पे नियम कानून भी है लेकिन स्पष्ट नहीं है, संविधान में भी इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 है। ठीक है, तो संविधान राष्ट्रपति जो है संविधान के संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं और शपथ जो दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से दिलाई जाती हैं। और अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश उनके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, तो शपथ दिलाने से 5 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिस पे काफ़ी चर्चा होनी चाहिए, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 61 से संबंधित है महाभियोग। तो महाभियोग जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट, तो ये राष्ट्रपति को पद से मुक्त करने का एकमात्र प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। पद मुक्त करने का ना, जिसको पद से हटाया जाए तो एकमात्र प्रावधान है कि वो महाभियोग के माध्यम से होगा, इम्पीचमेंट के माध्यम से होगा। अब ये महाभियोग कब लाया जा सकता है? इसको तब लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता हो। ठीक है, या अतिक्रमण का आरोप लगता है कि उन्होंने संवैधानिक दायरों को संवैधानिक सीमा या दायरे को लांघने की कोशिश की है। ठीक है, या कुछ अन्य आरोप लगते हैं। ठीक है, उससे संबंधित संविधान के उल्लंघन से संबंधित, तो उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाए जा सकते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमामय माना गया है। ठीक है, इसलिए ये प्रावधान तो जरूर किया गया है, लेकिन अब तक वास्तविकता ये है कि अब तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो है भारत में गरिमामय पद है, राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है राष्ट्रपति का पद, इस वजह से भी लाया नहीं गया है और कोई कारण मिला भी नहीं है जिसके कारण नहीं लाया गया। हालांकि मैं बताऊंगा कि जो है एक बार जो है तत्कालीन जो राष्ट्रपति जी थे ज्ञानी सिंह चहल, उनके ऊपर महाभियोग लाने की बात की जा रही थी, राजनीतिक द्वेष में की जा रही थी। ठीक है, तो लाया नहीं जा सका। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो है संभव नहीं था। ठीक है, कि संसद के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान का जो उल्लंघन या अतिक्रमण वाली जो बात है, ठीक है, इसमें ये है कि ये स्पष्ट भी है कि संविधान को उल्लंघन या अतिक्रमण से संबंधित ज़्यादा बातें संविधान में कहा नहीं गया है कि कौन कौन से मामलों को संविधान को उल्लंघन मानेंगे या अतिक्रमण मानेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन प्रावधान रखा गया है। दूसरी बात है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना होता है तो संसद के किसी भी सदन यानी कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनके अगर 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सृजित कर दिया तो उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है ना प्रस्ताव पर, तभी लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही हस्ताक्षर किया गया किसी भी सदन में, अगर सपोज अगर राज्यसभा में हुआ तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उसके पास ये मामला जाएगा, हो सकता है कि वो उसको निरस्त भी कर दें। ठीक है, तो ये अगर उनके जो भी जिसके भी मतलब सदन में जाएंगे तो उसका जो हेड होता है, जैसे कि लोकसभा स्पीकर हो गए, राज्यसभा का जो चेयरमैन हो गए, ठीक है, अगर वो चाहे तो इसको खारिज भी कर सकता है ना। ठीक है, अगर स्पीकर या चेयरमैन के माध्यम से वो खारिज नहीं होता, प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व इनकी सूचना देनी होगी। ठीक है, कि उनके खिलाफ जो है महाभियोग इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इम्पीचमेंट लाया जा रहा है तो 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी पड़ेगी। अब 14 दिन के बाद फिर क्या होगा कि जिस सदन में वो प्रस्ताव जो है लाया गया है तो उसमें क्या होगा कि वो होगा मतदान होगा, उसके पक्ष में या विपक्ष में मतदान होगा, प्रस्ताव के समर्थन में और विरोध में मतदान होगा। अगर उस सदन में 2/3 मतों से उस प्रस्ताव को मत मिल जाता है, 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है एक सदन से पारित हुआ है पहले, फिर से वो दूसरा सदन में जाएगा, क्योंकि वहाँ से पहले सदन से पारित हो गए तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपने खुद वहाँ पे उपस्थित होकर या फिर दूसरे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या वकील के माध्यम से अपने जो है सारे दलीलों को रख सकते हैं वहाँ पे।
ठीक है। तो राष्ट्रपति को इतना अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से या वकील के माध्यम से इस पर स्पष्टीकरण दे सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया है। तो दूसरे सदन में जैसे ही जाता है तो वहाँ भी चुनाव होता है। अगर चुनाव में वहाँ भी मतदान होता है। अगर मतदान में वो प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस जो है राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से अपने पद से विमुक्त हो जाते हैं। पद से उनको मुक्त माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रावधान होता है महाभियोग में। बात की जाए कि महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं, ठीक है, तो महाभियोग में जो संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन उसके महाभियोग की प्रक्रिया में उनको पद से हटाने के प्रक्रिया में जो है दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के समस्त निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। और जहाँ तक की बात है कि निर्वाचन में जो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ने जो भाग लिया था वो कोई भाग नहीं लेते हैं। तो केवल ये संसद की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर भी कहा जाता है। ठीक है, बात की जाए कि भारत में अब तक किस राष्ट्रपति के खिलाफ लाया है, तो ये इसका उत्तर ये है कि अब तक भारत में कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग नहीं लाया गया है। कुछ तत्कालीन परिस्थितियों में ज्ञानेश्वर जल के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन ये मात्र एक बातें थी। ठीक है, लाया नहीं जा सका। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कभी भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है, जो कि इतना गरिमामय पद है, कभी इनके खिलाफ जो है केस ऑफ इम्पीचमेंट या महाभियोग जैसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। बात की जाए महाभियोग टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है ना। अगेन, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग जैसे प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो भारत में जो इम्पीचमेंट है वो अमेरिका से लिया गया है ना। ठीक है, तो अमेरिका में आपको पता है कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है महाभियोग या इम्पीचमेंट लाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी उसको लाया जा चुका था, पास भी हो गया था। ठीक है, लेकिन सीनेट में इसको समर्थन नहीं मिल पाया। ठीक है, कुछ आरोप था उनको यूक्रेन के जो है जो प्रेसिडेंट, उनके साथ कुछ बातें हुई हैं, इससे संबंधित कुछ बातें थी, बहुत सारे मामला था। तो इसको लेकर जो है कुछ इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उसको पारित भी कर दिया था और सीनेट में इस प्रस्ताव को गिरा दिया गया। तो इस वजह से इसको खिलाफ लाया नहीं जा सका। ठीक है, वहाँ भी आपको पता है कि कांग्रेस होता है, दो उसके अंग होते हैं। ठीक है, एक होता है सीनेट होता है, दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अमेरिका की बात की जाए तो इससे पहले तीन राष्ट्रपतियों पे आई थिंक लाया जा चुका है, जिसमें मुझे दो राष्ट्रपतियों का नाम याद आ रहा है। एक था बिल क्लिंटन, हालांकि सीनेट में इसका प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। दूसरा था एक जो है निक्सन था आई थिंक। ठीक है, हाँ ठीक है, निक्सन, जो प्रेसिडेंट निक्सन के खिलाफ लाया गया था, शायद उससे पहले उन्होंने प्रस्ताव पारित होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और जैसे कि मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी ये बातें चली थी, लेकिन सीनेट में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि महाभियोग वाली जो बात है पूरी तरह से स्पष्ट हो। और तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतने तक ही बातें रखते हैं। ठीक है, आगामी जब भी क्लास में मौका मिलेगा तो इस पर पूरी तरह से संविधान के पॉलिटी का जो सारे टॉपिक हैं उस पर विस्तृत चर्चा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।